शारीरिक दंड के चलते रास्ते पर आए तो पिता ही साधु का चोला ग्रहण कर पलायन कर गए। इस कारण बहुत ही कम 13-14 वर्ष की उम्र में ही घर के मुखिया बनने तथा आर्थिक संकट व जान की असुरक्षा से दो चार होने का अवसर मिला। आजीविका जुटाने के लिए जियावन दर्जी से सिलाई सीखी, बीड़ी बनाई, कैलेंडर बेचा, बकरियां पाली, ट्यूशन पढ़ाए और मजमा लगाया और नरेश डाकू के गिरोह में शामिल होते होते भी बचे। पिता को घर वापस लाने के प्रयास में गुरु बाबा की कुटी पर आते जाते खंजड़ी बजाना सीखा, जो आज भी आपका प्रिय वाद्य यंत्र रहा है। कुछ समय तक अध्यापन और रेलवे की नौकरी करने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित होकर 1977 में बिक्री कर अधिकारी के रूप में स्थायी जीविकापार्जन से लगे तथा मार्च 2010 में एडिशनल कमिश्नर के पद से अवकाश प्राप्त किए। आप साहित्य जगत में उत्तर भारत के ग्रामीण जनजीवन, किसानों, मजदूरों, दलितों, स्त्रियों की दयनीय स्थिति, शोषण एवं दमन को प्रभावी ढंग से चित्रित करने वाले कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। साहित्य से परिचय स्कूल जाने से पहले ही पिता के मुख से सुने गए रामचरितमानस के अंश, कथावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक तथा कबीर के पदों के रूप में हुआ। बचपन में देखे गए नाटक व नौटंकी के संवाद और उसकी कथा के रोमांच ने कहानी विधा की ओर आपको आकृष्ट किया। पहली कहानी बीकानेर प्रकाशित वातायन में पान फूल नाम से 1968 या 69 में छपी। 1972 तक 2-3 कहानियां आई। 1976 में दिनमान द्वारा आयोजित अपर संवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार पाने से पुनः लेखन की ओर आपका झुकाव। जनवरी 1980 में धर्मयुग में कसाईवाड़ा प्रकाशित, केसर कस्तूरी नाम से 1991 में राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली से कहानी संग्रह तथा 1995 व 2004 में राजकमल प्रकाशन से क्रमशः त्रिशूल व दर्पण उपन्यास प्रकाशित। नया ज्ञानोदय जनवरी 2008 में प्रकाशित उपन्यास आखिरी छलांग पुस्तक रूप में प्रकाश्य। कहानियां बंगला, पंजाबी, उर्दू, उड़िया, कन्नड़ आदि में त्रिशूल उर्दू व पंजाबी में दर्पण कन्नड़ तथा जर्मन में अनुदित। भारत नाट्यम, कसाईवाड़ा व तिरिया चरित्र पर फिल्में बनी। दर्पण पर फिल्म निर्माण प्रस्तावित। कसाईवाड़ा तथा तिरिया चरित्र के सैकड़ों मंचन। तिरिया चरित्र पर हंस का प्रथम पुरस्कार तथा 2002 के लिए आनंद सागर स्मृति कथाक्रम पुरस्कार से सम्मानित। संप्रति अधूरे उपन्यासों, लाठी तंत्र, पगडंडियां तथा एक अनाम उपन्यास को पूरा करने में प्रवृत्त और बीच बीच में यायावरी। सर, इतना ही कहकर मैं आपके जो संक्षिप्त परिचय को यहीं पर विराम देती हूँ। आगे मैं सर को धन्यवाद। तो मित्रों, देखा सर का जो व्यापक लेखन है, ऐसा नहीं है कि दूसरे उपन्यासकारों की तरह सर ने बहुत आज सैकड़ों कहानियां लिखी हो, लेकिन जितना लिखा है उनके लिए सर को जाना जाता है। और हमें कल बात हो रही थी तो एक स्टूडेंट ने बताया था कि हाँ, सर का नाम हमने सुना है, यूजीसी नेट के लिए हम तैयारी कर रहे थे, वहाँ पर दिया गया था कि ये रचना किसकी है। तो मैं सुचिस्मिता को आमंत्रित करता हूँ कि सर को विभाग की तरफ से एक स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। ये जो स्मृति चिन्ह है, जैसे अभी आपसे बात हुई थी, कुछ दिन पहले हमने एक संगोष्ठी की थी, तो
एक तरह से ये उस संगोष्ठी की यादगार भी है। तो अब सीधे मैं सर को आमंत्रित करता हूँ। सर ने अपना विषय बताया था, शायद सर हिंदी कहानी के ऊपर बोलना चाहते हैं। तो जो भी जिस तरह से सर हमसे बातचीत करना चाहे, जिस विषय पर, मंच सर के लिए आमंत्रित है। नमस्कार मित्रों, आप सभी को यहाँ आकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि इतने सुदूर क्षेत्र में कहाँ कहाँ से लोग आ करके ज्ञान की ज्योत जला रहे हैं। अगर मैं यहाँ ना आता, चारों तरफ से जितना मेरा अभी परिचय हुआ, चारों तरफ से आप लोग यहाँ आए हैं और हिंदी कहानी पर बोलना तो एक औपचारिकता ही है, उस पर भी कुछ बातचीत हो जाएगी। लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ, पहले तो ये चाहता हूँ कि लोग कहाँ से आए हैं, क्या नाम है, मैं ये जान लूँ, और फिर आपके मन में क्या उत्सुकता है कहानी को लेकर, ये जान लूँ। तो मेरा बोलना मुझे लगता है कि ज़्यादा हम लोगों को नज़दीक करेगा। तो मैं सबसे पहले परिचय जानना चाहता हूँ कि आपका नाम क्या है, यहाँ क्या करने, क्या पढ़ रहे हैं और कहाँ से आए हैं, और पीछे से अगर आप लोग शुरुआत करें। 5 मिनट में हो जाएगा, ज़्यादा लोग नहीं हैं जी। दिव्या जी, केरल से। प्रियंका, मैं यहाँ पे परफॉर्मिंग आर्ट्स डिपार्टमेंट में PhD कर रही हूँ और मैंने कहानियाँ पढ़ी हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चरित्र के बारे में सोच रही थी कि मंचन करूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। नाट्यकला विभाग, ठीक है। अंशुमन जी, अंशुमन जी, कहाँ है नाट्यकला विभाग? कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से। दिल्ली से। मैं चांदनी मुखर्जी हूँ और बंगाल से आई हूँ, इंग्लिश डिपार्टमेंट में PhD कर रही हूँ। मैं हरिंद्र सराम यूपी से आया हूँ, यहाँ PhD कर रहा हूँ। मैं अवनीश मौर्य यूपी से हूँ सर, यहाँ पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट PhD कर रहा हूँ। सर मेरा नाम महेश सिंह है, मैं हिंदी डिपार्टमेंट में PhD कर रहा हूँ, मूल रूप से देवरिया उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। रजनीश कुमार मिश्रा, हिंदी समाचार पत्रों और वैश्वीकरण के ऊपर जयशंकर बाबू सर के निर्देशन में इस तरह से कार्य कर रहा हूँ और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं प्रवीण बसंती, मैं पूर्व शोध छात्रा रही हूँ पांडिचेरी विश्वविद्यालय की। मैंने अपना हिंदी साहित्य एवं झारखंड के आदिवासियों पर संघर्ष भी किया है। मैं सुचिस्मिता जैना हूँ, हिंदी विभाग से उड़ीसा से आई हूँ और मैं विभागस्य डॉक्टर एस पद्मप्रिया जी के अंडर में काम कर रही हूँ और मेरा विषय है फिल्मों में स्त्री। मेरा नाम घनश्याम कुमार है और मैं दिल्ली से आया हूँ और यहाँ पे हिंदी विभाग में PhD। मेरा नाम रामधन मीना है और मैं राजस्थान से आया हूँ और यहाँ पे हिंदी विभाग में शोध छात्र। मैं जयराम कुमार पासवान बिहार से हूँ और मैं हिंदी विभाग में PhD कर रहा हूँ। मेरा नाम मिनहास अली है, मैं आसाम से हूँ और हिंदी विभाग में MA सेकेंड ईयर। मेरा नाम सिराज अल हक, हिंदी विभाग PhD कर रहा हूँ और आसाम से आया हूँ। मेरा नाम शहीदुल इस्लाम खान, मैं शहीदुल इस्लाम खान शहीदुल इस्लाम शहीदुल इस्लाम शहीदुल इस्लाम मैं आसाम से आया हूँ और यहाँ पर PG कर रहा हूँ। मेरा नाम राम राजौरिया है और मैं
सर मेरा नाम सुप्रिया केरल से हूँ, हिंदी डिपार्टमेंट में PhD कर रही हूँ। मेरा नाम भूषण वाला, मैं उड़ीसा से आया हूँ। हिंदी विभाग में PhD कर रहा हूँ। उड़ीसा की दक्षिण उड़ीसा के आदिवासियों के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ। सर मेरा नाम रेखला, मैं केरल से आई हूँ, यहाँ हिंदी विभाग से PhD कर रही हूँ। मेरा नाम है घनश्याम साइना, मैं महाराष्ट्र से हूँ, नांदेड़ जिला से, या PhD स्टूडेंट चाहता हूँ। मैं जगदीश नारायण तिवारी, हैदराबाद उत्तर प्रदेश से, और मैं यहाँ हिंदी विभाग में शोध छात्र हूँ। सर आनंद कुमार शुक्ला, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, और यहाँ हिंदी विभाग में शोध छात्र हूँ। सिद्धार्थ कुमार शर्मा, इंग्लिश डिपार्टमेंट। और सर एक क्वेश्चन है मेरा कि जो मैं एक कहानी पढ़ा था और अभी भी अक्सर मैं उस कहानी को पढ़ता रहता हूँ, वो कहानी का नाम है उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सर वैसा कोई कहानी हो तो मुझे बताइए। नमस्कार सर, मेरा नाम अंकित तिवारी है, मैं जौनपुर उत्तर प्रदेश से हूँ, और मैं खान विज्ञान और तकनीकी में मेरा नाम उत्तर प्रदेश। तो इस तरह यह देखने को मिल रहा है कि वास्तव में पूरे देश से आप लोग यहाँ एक छतरी के नीचे इकट्ठा हैं, और यह देख के मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हिंदी कहानी, पूरी हिंदी कहानी पर बात करने में तो बहुत लंबा हो जाएगा, और लेकिन इन्होंने हमें सूत्र दिया, तो इनके सूत्र से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं कि उसने कहा था जैसी कहानी कोई हो तो बताइए। तो उसने कहा जैसी कहानी कोई हो तो बताइए, इसका क्या उत्तर हो सकता है? जैसे ये कहा जाए कि मेरी नानी बहुत सुंदर थी, मेरी नानी जैसी कोई हो तो हमें बताइए। तो नानी से ही माँ पैदा हुई है और उन्हीं से आप पैदा हुए हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते कि नानी का अंश आपकी माँ में नहीं है या आप में नहीं है। उसी तरह उसने कहा था कि आगे वाली पीढ़ियों में भी दर्जनों अच्छी कहानियां हैं। आप रेणु को क्यों भूल जाएंगे? अगर पढ़ा होगा तो तीसरी कसम है, धर्मवीर भारती की गुल की बन्नो है। उसी समय प्रेमचंद के समय में ही देखिए तो बाद की लिखी हुई कहानी है, चाहे वो पंच परमेश्वर हो या और प्रेमचंद की तो दर्जनों कहानियों का नाम लिया जा सकता है, और आज तक भी कहानियां लिखी जा रही हैं इस पीढ़ी में भी। चाहे संजीव की कहानियां ले लीजिए। आज हमें थोड़ा सा बोलने में तो हम कभी रास्ते नहीं थे, लेकिन आज एक हमारा दांत भी सहयोग नहीं कर रहा है। और संजीव जी की कहानियां ले लीजिए, उदय प्रकाश की कहानियां ले लीजिए, और भी बिल्कुल नई पीढ़ी में बहुत सारे कहानीकार हैं, कुणाल सिंह हैं, चंदन हैं, और भी। तो कहानियों का नाम अगर गिनने चलिए तो जब तक उसने कहा था थी और उसके आसपास की थी तब तक तो गिनती कम थी। अब तो गिनती अच्छी कहानियों की, चर्चित कहानियों की गिनती भी सैकड़ों में पहुंच गई है। आपको कितना पढ़ने को मिला है ये दूसरी बात है। हम ये चाहते हैं कि जितने लोग आप लोग हैं, हमारे बोलने के बाद इनमें से एकाध लोग ये संकल्प लें कि हाँ हम भी कहानी लिखेंगे। सबसे पहले तो यह ऐसी उम्र है कि इसमें आप लोग, हर आदमी कविता या कहानी जरूर लिखता होगा। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कविता या कहानी न लिखता हो और किसी न किसी से प्रेम न करता हो। तो हम ये चाहेंगे कि हमारे बोलने के बाद
ये और मजबूत हो जाए कि कहानी के क्षेत्र में कोई आवे, क्योंकि मैं कहानी के क्षेत्र का आदमी हूं। तो कहानी कैसे लिखी जाती है, विचार कैसे कहानी में ढलते हैं। मैं अपने बारे में बताऊं तो ये कह सकता हूं कि रास्ता चलते हुए मुझे कहीं कोई संवाद मिल गया या कोई दृश्य मिल गया। जैसे अभी तिरिया चरित्र कहानी का जिक्र किया। तिरिया चरित्र कहानी पे बासु चटर्जी ने फिल्म भी बनाई और उसके बहुत सारे मंचन हुए, अनगिनत मंचन हुए। तिरिया चरित्र की नायिका कहाँ से मिली मुझे और कैसे कहानी बनती है, एक उदाहरण लेकर के हम बात को आगे बढ़ा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में एक जिला है बलिया। उस समय मैं बलिया में पोस्टेड था और मेरा काम था जो गांव-गांव भट्ठे चलते हैं, व्यापारियों के दुकान पे छापा मारना और भट्ठों की जांच करना, जो सरकार को टैक्स नहीं दे रहे हैं उन पर टैक्स लगाना, उनको वसूली करना, जो नहीं दे रहे हैं उनको जेल भेजना। तो इस सिलसिले में भट्ठे में जाता था। तो एक भट्ठे पर जब मैं गया तो वहां देखा एक लड़की है, ईंट ढो रही है, कम उम्र है उसकी, और जो अगल बगल के और बच्चे हैं या और ज़्यादा एजेड लोग भी हैं वो भी उससे बातचीत करना चाहते हैं, उससे हंसी मजाक करना चाहते हैं। और उस भट्ठे पे जब मैं गया दोपहरी में तो बिल्कुल सन्नाटा था, गर्मी का दिन था। थोड़ी दूर पर एक मड़ई में एक तखत पड़ा हुआ था, उसमें एक आदमी लेटा हुआ था और 2 लाइन गा रहा था। 2 ही लाइन मुझे इसलिए मिली कि उसके बाद उसको पता चल गया कि कोई आया है। हमने अपने जीप का इंजन बहुत पहले से बंद कर दिया था। मेरा उद्देश्य ये था कि यहाँ नंबर 2 के वही खाता होंगे। मैं वही खाता खोजने गया था नंबर 2 का, ताकि इस पे जो टैक्स की चोरी कर रहा है उसको मैं पकड़ लूँ। वही खाता तो नहीं मिला, लेकिन वो गा रहा था। हमारे साथ जो सिपाही वगैरह थे उनको मैंने पीछे कर दिया था कि तुम लोग यहीं रहो, जब लेके भागेगा वही खाता तब तुम लोग दौड़ के पकड़ना, पहले हमें ट्रेस कर लेने दो। तो हाँ, अभी बाद में बात करते हैं, अभी बाद में बात करते हैं। तो वहां गया तो वो लेटे लेटे दोपहरी में गा रहा था। उस तिरिया चरित्र कहानी का में एक गीत है कि टूटही मड़ैया के हम हैं राजा। वो टूटी हुई झोपड़ी में लेटा भी हुआ था और गा भी रहा था कि टूटही मड़ैया के हम हैं राजा, करीला गुजारा थोरे मान, तोर मन लागे न लागे पतर की, मोर मन लागल बा तोरे मान। तब तक उसने हमें देखा, उठ के बैठ गया। तो हमने कहा बैठिए। तो कहा साहब हम भट्ठे से हमारा कोई मतलब नहीं है, और उठ के जाने लगा अपना गमछा उमछा रखा। हमने कहा भाई भट्ठे से कोई मतलब नहीं, आप 1 मिनट रुकिए, आपके पास दूसरी चीज़ है हम और चाहते हैं। बैठे। हमने कहा ये 2 लाइन गाए हो, इसके आगे की 2 लाइन बता दो तो हमारा काम चल जाएगा, हमें भट्ठे से कुछ लेना देना नहीं, हम कुछ नहीं देखेंगे। लेकिन उसने फिर कहा कि साहब बस इतना हम जानते थे जितना आपके आने के पहले गा दिया, और हम कुछ नहीं जानते। अब पता नहीं उसने सही कहा कि गलत कहा, लेकिन दिया नहीं आगे की लाइन। तो मेरी कहानी तिरिया चरित्र में ये 2 लाइनें हैं। हो सकता है 2 उसने और दे दिया होता तो मेरी कहानी और समृद्ध हो गई होती। ये गीत मुझे वहां से मिला, और वो जो लड़की मैंने यहाँ देखी, फिर मैं दूसरी जगह गया, वहाँ के एक सज्जन है यहाँ, अभी इनसे परिचय हुआ, मऊ जिले में, तब जिला नहीं था मऊ। वहाँ एक जगह है नदवा सराय। नदवा सराय के एक भट्ठा मालिक थे, खान साहब थे। उनके भट्ठे पे मैं जांच करने गया तो वहाँ एक ट्रक आया कोयला लेकर के, और ट्रक अभी खड़ा नहीं हुआ था, तब तक उधर से झोपड़ी से एक लड़की लेबर रही होगी, वो निकली और ट्रक के पूरी तरह रुकने के पहले वो बिल्कुल उसके आगे आ गई, और जो ट्रक का बम्पर होता है उस पर उसने ऐसे पैर रख दिया और कहा रुक।
हंसते हुए कहा रुक। तो वो परिचित था, कोयले वाला ट्रक का ड्राइवर परिचित था और अक्सर वो आता था और वो उसको भट्ठे पर उसका खाना पीना बनाती थी और खिलाती थी। तो फिर वो ड्राइवर उतरा, दुआ सलाम हुई। एक दृश्य ये मैंने देखा। इसी तरह के दृश्य मिल करके अगर आप कहानी हमारी पढ़े हों तो तेरिया चरित्र कहानी बनी हुई है। फिर उसमें कुछ कल्पना मिलाई जाती है, कुछ आप जिंदगी से लेते हैं और इस तरह कहानी का निर्माण होता है। एक और चीज, संवाद का उदाहरण हम देना चाहते हैं। कानपुर में मैं था पोस्टेड, तो सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक पे जा रहा था और बगल में दो छोटे छोटे बच्चे जा रहे थे, 6-7 साल के 8 साल के रहे। एक थोड़ा बड़ा था, एक थोड़ा छोटा था। तो उनकी बातचीत का इतना ही हिस्सा मेरे कान में पड़ा। वो थोड़ा धीरे चल रहे थे, मैं तेज चल रहा था। तो बगल से गुजरते हुए एक दूसरे, वो जो दूसरा बच्चा था उसका एक वाक्य मेरे कान में पड़ा। वो कह रहा था कि पढ़ तो लें, लेकिन फीसिया क्या तुम्हारे बाप देंगे? फीस कौन देगा? तो कहा कि हमारे बाप क्यों देंगे, तुम्हारे बाप देंगे। तो वो कहता है कि हमारे बाप का जहलिया से आकर के देंगे। इसका मतलब कि उसके बाप जेल में थे और वो पूरा बीनने काम कर रहा था। अब ये 2 लाइन है, केवल इतनी ही मिली हमें जिंदगी से। अब आप इस पे कोई भी कहानी का ढांचा खड़ा कर सकते हैं। ये पता चल गया कि ये दोनों बच्चे कूड़ा बीन रहे हैं, उसमें एक ने स्कूल जाना बंद कर दिया है। इसलिए बंद कर दिया है कि उसकी फीस नहीं दी जा सकती। फीस इसलिए नहीं दी जा सकती कि उसका बाप जेल में है। तो इसी तरह से कोई दृश्य, कोई संवाद या अन्य कोई हिस्सा आपको मिलता है, लेखक को मिलता है और उसी के चारों तरफ वह बुनावट शुरू करता है, तो उससे कोई कहानी, कोई उपन्यास या कोई कविता बनती है। अब आप कहेंगे कि इसमें सच्चाई, जैसे मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि आपकी कहानियों में वास्तविकता, यथार्थ कितना रहता है और कल्पना कितनी रहती है। हमारी कहानियां हो सकता है आप लोग ना पढ़े हों, तो हमारी कहानियों को पढ़ने से ये लगता है किसी सच्ची घटना पर आधारित है। कोई वास्तविक घटना घटित हुई है और उसी से निकल करके ये आई है। हर कहानी में लेखक जो भी कहानी लिखता है उसमें कुछ न कुछ वास्तविकता रहती है और बहुत कुछ कल्पना रहती है। बिना कल्पना स्केलेटन उसका जो है, ढांचा उसका जो है, जिस पर आप उसको कहानी का निर्माण शुरू करते हैं, वो जिंदगी का किसी टुकड़े से ली हुई चीज होती है और उसके बाद आप अपने अनुभव से, अपनी कल्पना से उसको एक मूर्त रूप देते हैं। अब उसमें सच्चाई कितनी है और कल्पना कितनी है, आप ऐसे समझिए कि कोई भी लेखक है वो झूठ का जहाज चलाता है। कोई भी लेखक झूठ का जहाज चलाता है। वह सच होते हुए भी आप इंगित नहीं कर सकते कि ये किस जगह पर सच है, उसके सच्चाई पे उंगली नहीं रख सकते, और सच होते हुए उसकी सच्चाई पे उंगली नहीं रख सकते, और झूठ होते हुए उसे किसी सच से कम नहीं कह सकते। तो इस प्रकार जो निर्माण की, रचना की, कहानी की प्रक्रिया है, यह इन दोनों के सहमेल से तैयार होती है। लेखक से यह भी पूछा जाता है कि इसमें आपका कितना अंश है, आपकी आत्मकथा कितनी है। मेरा यह कहना है कि लेखक को अपनी आत्मकथा, कम से कम कहानी और उपन्यास लेखक को अपनी आत्मकथा लिखने की जरूरत नहीं रहती। उसका कारण यह है कि लेखक अपनी आत्मकथा के मकान को ढहाकर अपनी कहानियों का निर्माण करता है। लेखक अपनी आत्मकथा रूपी मकान को पहले गिरा देता है,
फिर उससे जो ईंट निकलती है उस मलबे से, उससे अपनी कहानी और अपने उपन्यास का ढांचा तैयार करते हैं। लेखक के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है स्मृति, याददाश्त। अगर आपको अपने बचपन की चीजें याद हैं, पहले दिन आपको अपना स्कूल जाना याद है, आपके दिमाग में वो याद है कि मैं पहली बार अपने भाई की या बहन की या पिता की उंगली पकड़ करके जो स्कूल में जिस दिन गया था, वहाँ का क्या दृश्य था, अगर आपके दिमाग में वो बचा हुआ है, या कोई मेला पहली बार आप देखने गए थे वो दृश्य बचा हुआ है, या किसी शादी में आप पहली बार गए थे और वो दृश्य बचा हुआ है, तो समझिए कि आपके अंदर लेखक बनने की पूरी संभावना मौजूद है, क्योंकि स्मृति ही लेखक का सबसे बड़ा खजाना है। अगर स्मृति रहेगी तो बार बार आप जाते हैं, उसको कहते हैं फ्लैशबैक में जाना। आप अभी करंट में लिख रहे हैं और फिर फ्लैशबैक में चले जाते हैं। ये जो फ्लैशबैक में जाने की परिघटना है, यह स्मृति के ही आधार पर होती है। और दिनों दिन जैसे जैसे संचार माध्यम आपको चुनौती दे रहे हैं, सिनेमा आ गया, दूरदर्शन आ गया, अन्य कलाएं आ गई, अब तो और चीजें बढ़ गई, तो जैसे जैसे ये कलाएं आ रही हैं, बहुत सारे सामने के देखे हुए दृश्य आपकी ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। कैसे? पहले आप समुद्र का वर्णन करते थे, पहाड़ का वर्णन करते थे और एक पूरा पेज लग जाता था। अब 1 सेकंड में दूरदर्शन पहाड़ आपको दिखा देता है, समुद्र आपको दिखा देता है। अब आपका एक पैराग्राफ कोई नहीं पढ़ेगा। इसलिए आपको आज के कहानी के लेखक को अपनी कलम में और ज्यादा कौशल पैदा करना होगा। कहानी आर्ट भी है और क्राफ्ट भी है। पहले केवल आर्ट से काम चल जाता था, जो स्वयंभू होता था। लेखक कलम पकड़ता था और उसके अंदर से इवाल्व होता था आर्ट, और लिखता चला जाता था और सब मुक्त रहते थे। अब केवल आर्ट से काम नहीं चलेगा, अब क्राफ्ट की भी जरूरत पड़ेगी। क्राफ्ट कैसे? क्राफ्ट उसने कहा था में भी है, इसीलिए वो इतने दिनों तक याद है। कितना बड़े घटनाक्रम को वो 10 पेज की कहानी पकड़ती है। वो बच्ची छोटी रहती है, तब उस लड़के से उसकी भेंट होती है, सूबेदार से जो ब्याही गई है उससे भेंट उस लड़के से होती है जो लाम पे बाद में जाता है और जिससे केवल देखा देखी होती है। फिर कैसे लाम पर वहाँ लड़ाई में वो अगल बगल होते हैं, फिर कैसे उसको वो घाव लगता है और वो मरणासन्न होकर के याद करता है चीज़ों को, उसी स्मृति को याद करता है, और उसी स्मृति के बहाने, उस एक वाक्य के बहाने कि तेरी कुड़माई हो गई है धक, यही वह बीज मंत्र है जिसके आधार पर वह अपना बलिदान दे देता है और उसके पति को बचा लेता है। और इतनी बड़ी परिघटना एक बचपन से लेकर के और बलिदान होने तक की, जिस तरह गुलेरी जी ने 10 पेज में लिखा है, इसी वजह से उसने कहा था कहानी आज तक अमर बनी हुई है। और जहाँ केवल फ्लैट वर्णन रहेगा, एक जगह से शुरू करेंगे अंत में चले आएंगे, आप फ्लैशबैक में नहीं जाएंगे, स्मृति में नहीं जाएंगे, फिर आप कहानी में आपके अमरत्व वाला गुण नहीं आ पाएगा। तो इसलिए दिनों दिन जैसे जैसे कहानी के लिए चुनौतियां बढ़ रही हैं, क्राफ्ट की जरूरत पड़ रही है, क्राफ्ट की जरूरत पड़ रही है। और जिसको कहते हैं जादुई यथार्थवाद एक आया, मार्केज की कहानियां जब अनुदित होकर के अपने यहाँ आई तो लोगों ने एक नई चीज देखी, नई चीज से उनका पाला पड़ा, जादुई यथार्थवाद।
जादुई यथार्थवाद आप लोगों ने अगर मार्केज का पढ़ा हो, बहुत एक छोटा सा उपन्यास है, क्रॉनिकल ऑफ ए डेथ फोर टोल्ड। 100 ईयर्स सॉलिट्यूड वाला उपन्यास तो मोटा है, उसको ज़्यादातर लोग हो सकता है न पढ़ पाएं, लेकिन इसको मैं कहता हूं कि आप लोग जरूर पढ़िए कि कैसे क्राफ्ट का उपयोग करके आप दूरदर्शन को, सिनेमा को, सबको धता बताने के लिए उसके मुकाबले में लिखित शब्दों को खड़ा कर सकते हैं। क्रॉनिकल ऑफ ये डेथ फोरटोल्ड में कुछ नहीं है, केवल ये है कि एक व्यक्ति अपने घर से निकलता है और अगले चौराहे तक जाता है एक फरलांग मुश्किल से, और वहाँ कुछ लोग उसको मार देते हैं और वो वापस अपने घर में आ करके गिर जाता है, बेड पे गिर जाता है। हम देख लें एक सेकंड। हेलो, हाँ भैया, उसी दराज में हमारे कंप्यूटर के नीचे दराज, सेकंड नंबर। हाँ, इतनी सी कहानी है कि एक आदमी अपने घर से निकला, थोड़ी दूर गया, एक आदमी ने उसको मार दिया और वापस आया और मर गया। इतनी कहानी में अपने घर से वो निकलता है उपन्यास के पहले पैराग्राफ में, और मरता है, अपने घर वापस आके बेड पे गिरता है उपन्यास के अंतिम वाक्य में। उपन्यास के पहले पैराग्राफ में अपने घर से निकलता है कि आगे 5 मिनट में उसको लोग मारने वाले खड़े हैं, पर रात भर से वहीं इंतजार कर रहे हैं कभी ये आएगा, हम इसको मारेंगे, और मारते हैं। और मारने के बाद जब वो वापस जाता है, अपने बेड पे गिरता है, तो वो आखिरी वाक्य उपन्यास के अंत में आता है। तो पढ़ने से ताल्लुक रखता है कि बीच में कैसे डिटेलिंग की गई है और कैसे व्यक्ति बोर नहीं हो पाता है। ये खोजा गया कि क्या हमारे अपने आख्यानों में भी इस तरह की कोई विशेषता है जो हमारे यहाँ हजारों साल से चले आ रहे हैं और अभी उनकी ओर से लोगों की रुचि समाप्त नहीं हुई। तो अपने यहाँ भी है, और अपने यहाँ तो उन लोगों के बीच में है जो साक्षर नहीं है। जो साक्षर नहीं है उन लोगों के बीच में है ये आख्यान, जो बचाए रहेंगे। अब बताइए, इसको मैं एक पद की 2 लाइन सुना रहा हूं, इसको टीवी या सिनेमा कैसे हड़प सकता है? भाषा, अगर थोड़ा भाषा में दिक्कत होगी तो बताइएगा, मैं उसका अर्थ बता दूंगा। एक तो है दमड़ी के तेल लायो। एक दमड़ी, पहले दमड़ी चलती थी, अब नया पैसा चलता था, नया पैसा भी खत्म हो गया, 10 पैसा भी खत्म हो गया। पहले दमड़ी दुकड़वा के तोहरी मुनरिया कि हाय राम लाखन के जियरा हमार, तब दमड़ी होती थी। उस तरह का है ये कि दमड़ी के तेल लायो, यानी जो सिक्का सबसे छोटा है उतने का तेल लेने, उतने पैसे से मैं तेल लेने गई। दमड़ी के तेल लायो, अर्र पोयो बर्र पोयो। आरा पोए बड़ा पोए, बड़ा होता है दही बड़ा, पाव भाजी इस तरह होता है ना, तो उसको तला गया उसी तेल में जो दमड़ी भर का तेल आया। दमड़ी के तेल लायो, अर्र पोयो बर्र पोयो, सैया की टंगरिया लायो, थोड़ के अड़ाईगा। इसका मतलब है कि उतने तेल में हमने अरा बरा पोया और अपने हस्बैंड के पैर में भी लगाया, और पैर में लगाते हुए कहीं उसका पैर लग गया और वो तेल थोड़ा सा गिर भी गया। अड़ाई गया माने लुढ़क गया। सैया के टंगरिया लाए, थोड़ के अड़ाई गया, तो अड़ाई जाने से क्या हुआ कि नदी नारा बह गया। उतने तेल से नदी नाले बह गए, तेल की नदी नाला बह गया। सैया के टंगरिया लाए, थोड़ के अड़ाई गया, नदी नारा बह गया। टिकुली के भाग से सैया मोरा बच गया। हमारी टिकुली का सौभाग्य था, हमारे सुहाग का भाग्य था, उसको बचना था, मुझे विधवा नहीं होना था। इस वजह से मैंने उसकी बहते हुए तेल में उसकी टांग पकड़ के खींच लिया और उसको मैंने बचा लिया।
अब बताइए ये जो बिंब है कि एक दमड़ी के तेल से नदी नाले बह जाएंगे, ये सिनेमा ले सकता है, दूरदर्शन ले सकता है, कोई भी संचार माध्यम इसको नहीं ले सकता है। इसी तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे एक और है, अधेले की दाल जरा गाढ़ी बनाना। अधेला दमड़ी से थोड़ा ज्यादा होता, अधेला माने आधा पैसा। आधे पैसे की दाल हम ले आए हैं और अपनी वाइफ से कह रहा है कि इसको जरा गाढ़ी बनाना, पतली ना होने पाए, है ना। अधेले की दाल जरा गाढ़ी बनाना, हम है कमेरे और तुम हो लड़कोरी। हम कमेरे, हम दिन भर काम करते हैं, हमको भी प्रोटीन चाहिए, और तुम हो लड़कोरी, तुम्हारे गोद में बच्चा है, तुम्हारे भी दूध होना जरूरी है, इसलिए तुमको भी दाल चाहिए। और बच्चों को भी चाहिए थोड़ी थोड़ी, बच्चों को भी मिलनी चाहिए उसमें। और उसके बाद और कैसे है, बच्चों को भी चाहिए थोड़ी थोड़ी, और सवेरे बासी के लिए, कलेवा के लिए भी थोड़ी दाल होनी चाहिए। ये जो एक्सप्रेशन है, इसको कैसे लेगा? तो अगर कलम ऐसे संचार माध्यमों के बीच में बचे रहना चाहती है, एक और है, उसको भी सुना दें, वो और भी ज्यादा व्यंजक है और भी ज्यादा जादुई है। तो हम तो ये कहते हैं कि जादुई यथार्थवाद जो आप कहते हैं कि उधर ब्राजील से आया और दक्षिण अमेरिका की भाषाओं से आया, ये तो हमारे यहाँ बहुत पहले से था। वो 2 लाइन भी हम सुना के फिर आगे बढ़ते हैं। एक बिरहा की लाइन है। बिरहा लोग गाते हैं हमारी तरफ गांव में, जोर जोर से गाते हैं, खेत से गुजरते हुए, जानवर चराते हुए, जहाँ कोई नहीं है उस रास्ते से अंधेरे में गुजरते हुए, डरते हुए, जब डर रहे हैं तो कुछ लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कुछ लोग बिरहा गाते हैं। उस बिरहा की लाइन है कि भोर भये भिन्न सरवा की जुनिया, सीता बहारें खोल। सीता तो महारानी थी, राजकुमारी थी, उनको द्वार और खोर और बहारने की जरूरत नहीं है। लेकिन कवि जो है वो छोटे तबके का था, तो जैसे उसकी झोपड़ी थी तो सोचता होगा कि सीता को भी सवेरे सवेरे झाड़ू लगाने का काम करना पड़ता होगा, तो अपना दरवाजा झाड़ ली, थोड़ा और दूर तक झाड़ ली। तो वो यही मान के चल रहा है कि सीता को भी अपना दरवाजा बुहारना पड़ता होगा, जैसे हमारी बेटियां बहारती हैं, हमारी पत्नी बहारती है। तो ये कल्पना में कहते हैं वो कि भोर भये भिन्न सरवा की जुनिया, सीता बहारें खोर, और रामचंद्र की परी नजरिया, सीता भई लड़कोर। सिर्फ नजर पड़ जाने से रामचंद्र की सीता जी कंसीव कर गईं। ये बात आप सोचिए कि चाहे जितना जादू यथार्थवाद की कल्पना पश्चिम कर ले, क्या इस स्तर तक अगर कोई पहुंचा हो, हमें अभी तक तो मिला नहीं, आगे मिले तो बाकी। मेरे कहने का मतलब यह है कि कलम में, शब्दों में, शब्द को ब्रह्म कहा गया है, और ब्रह्म तो सबसे सर्वोपरि मान ही रहे हैं अपने यहाँ। और शब्द की सत्ता इसलिए खत्म नहीं होती है कि एक किताब फट गई दूसरी छप जाएगी। रोज इमला लिख लिख करके आप फाड़ते रहे, कितने का उसमें चले गए, कितने खा उसमें चले गए, लेकिन क्या उनका अस्तित्व खत्म हो गया? सत्यजीत राय की फिल्में खत्म हो गई, बहुत बड़ी चीज थी, लेकिन उनको हम संभाल नहीं पाए, खत्म हो गई। लेकिन शब्द खत्म नहीं होंगे, एक किताब खत्म हो जाएगी, नया एडिशन आ जाएगा और नया एडिशन आ जाएगा। तो कहानी और उपन्यास जो कथानक पर चलते हैं, इनका वजूद खत्म नहीं होगा। रामायण भी उपन्यास का ही रूप है, महाभारत भी उपन्यास का ही रूप है। तब वो पद्यात्मक थे, अब गद्यात्मक हो गए हैं। विचार विधाएं अपने आप को तोड़ती भी हैं। अभी देखिए काशीनाथ सिंह ने बहुत सारे संस्मरण लिखे हैं, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये उपन्यास है कि संस्मरण है कि कहानी है। तो इस तरह जैसे जैसी जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे विधाएं अपने आप को तोड़ करके नई विधाएं इवाल्व होती रहेंगी। कहानी की संरचना पर अगर कुछ प्रश्न हो तो फिर बात और आगे बढ़े, और या तो फिर हम ही कुछ खोजें
एक कागज तो हम लेकर के आए थे, इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ी। ये हमने कहीं कुछ कहा था तो सर वो दो लाइन फिर से बता दीजिए। समड़ी बढ़िया वाली। अच्छा, मेरी एक किताब अभी आई राजकमल से, सृजन का रसायन। सृजन का रसायन, उसमें इसी पे है कि सृजन किस तरह कैरेक्टर, घटना किस तरह कहानी या उपन्यास का स्वरूप ग्रहण करते हैं। ये सृजन का रसायन राजकमल से आई है। तो इसमें जो कुछ हमने कहा ये भी मिल जाएगा, कभी आपको मौका मिले। एक किताब ये हम लाए हैं, आपके विभाग में छोड़ जाएंगे, तो आप चाहे इससे लाइब्रेरी में रहेगी देखिएगा। एक किताब हम लेते आए हैं, नई हमारी आई है। आपका अपने पाठकों, अपने लेखक का अपने पात्रों के साथ इतना जुड़ाव हो जाना चाहिए कि वह अस्थायी रूप से उसके दिल में जगह कर ले और कभी बाहर न निकले। एक दिन मेरे एक पाठक ने कहा, आजमगढ़ के पाठक हैं वो, हमारी कहानी त्रिया चरित्र को बहुत पसंद करते हैं। एक दिन उन्होंने कहा कि अरे भाई साहब, आपकी त्रिया चरित्र की बिमली तो मुझे यहाँ एक भट्ठे पर मिली थी। अरे हमने कहा क्या कह रहे हैं ऐसा? अरे कहा बिल्कुल जैसे आपने लिखा है उसी तरह की थी और इस भट्ठे पे थी। मैं तो उससे बात करने वाला था कि आप उनको जानती हो कि नहीं जानती हो, लेकिन नहीं कर पाए। तो अगर आप किसी चरित्र को इस तरह पूर्णता में खड़ा कर दें कि वह आपके पाठक के मन में भी उसका स्वरूप आ जाए, तो इससे बड़ी चीज और कुछ नहीं है। और एक चीज और, लिखा हुआ कैसे ज्यादा सार्वकालिक होता है। लिखा हुआ सार्वकालिक इस प्रकार होता है कि मान लीजिए कोई एक फिल्म बनी, कोई भी अपने फिल्म की कल्पना करिए, मान लीजिए देवदास बनी या और कोई फिल्म जो आपने देखी हो। मान लीजिए तीसरी कसम देखी है आप लोगों ने, तीसरी कसम अगर देखी हो तो तीसरी कसम में वो जो हीराबाई बनी है वहीदा रहमान। आप जब भी कहानी पढ़ेंगे तीसरी कसम तो आपके दिमाग में वहीदा रहमान आ जाएगी। इसी तरह जो भी आपने देखा होगा पुरानी फिल्म, किसी रचना पर, गोदान पे जो फिल्म देखे होंगे तो उसमें गोदान के कैरेक्टर्स आ जाएंगे। फिर कोई दूसरी इमेज आपके मन में उस कैरेक्टर की नहीं बनेगी। लेकिन अगर आप फिल्म नहीं देखे हैं, केवल तीसरी कसम देखे हैं, तो उसमें जो हीरामन और हीराबाई है, फिल्म देखने पर तो राज कपूर आ जाएंगे हीरामन के रूप में। अगर आपने फिल्म नहीं देखी है और 1000 लोग तीसरी कसम कहानी पढ़ते हैं तो 1000 तरह के हीरामन उनके दिमाग में आ जाएंगे। इसको काटे कैसे, अभी हम इसको जान नहीं पाए। तो एक बड़ा उपयोग ये भी है, एक कहानी आई, एक वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है मृगनयनी, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसमें मृगनयनी जो कैरेक्टर है वो गुर्जर लड़की है, मध्य प्रदेश की, ग्वालियर के आसपास की जंगल में रहती है। उसका भाई है अटल। और जब वो मान सिंह जाता है शिकार खेलने के लिए, उस लड़की को देखता है तो सोचता है कि ये मेरी रानी बन जाए तो अच्छा है। और वो देखता है अभी हम बाद में बात करेंगे आपसे, बाद में बात करेंगे अभी। तो वो चाहता है कि मेरी शादी हो जाए इस मृगनयनी से। किस मृगनयनी से? उसने देखा कि जंगल में शिकार करने वो जा रहा था, जंगली भैंसा भागता हुआ गया इनके शिकार के डर से, और आगे वो मृगनयनी थी, आगे पड़ गई। जंगली भैंसा जो भड़का हुआ है, शिकारी को देख करके भाग रहा है, उसके आगे एक लड़की पड़ गई। और उसने देखा कि जब वो भैंसा फुफकारा तो उसने उसकी सींग पकड़ के घुमा दिया और भैंसा उलट गया। जंगली भैंसे की सींग पकड़कर मोड़ देने वाली लड़की कितनी बलिष्ठ होगी
आपके मन में एक कल्पना आएगी, क्योंकि आपने फोटो नहीं देखा, उसकी कोई इमेज नहीं बनी है। तो एक लंबी चौड़ी तगड़ी स्वस्थ लड़की की कल्पना आपके मन में आएगी। मेरे मन में वो कल्पना थी। बाद में मृगनयनी पर सीरियल आना शुरू हुआ, तो उसमें एक लड़की मृगनयनी बनी है, बहुत ही दुबली पतली, बहुत ही दुबली पतली, 40 किलो उसका वजन नहीं था। क्या नाम था, कौन पाठक कुछ लड़की थी, और दुबली पर उसको मुश्किल से कपड़े पहनाए गए थे, उसके शरीर पे कपड़े कैसे टंगे हुए थे पता नहीं। उसको मैंने देखा कि ये मृगनयनी बनाए हैं, हमारे दिमाग की मृगनयनी कोई और है, उसमें 5 मृगनयनी इस तरह निकल सकती है। उसी दिन से मैंने वो सीरियल देखना बंद कर दिया कि ये हमारे दिमाग में जो एक इमेज बनी है मृगनयनी के, इसको डिस्टार्ट कर देगी। तो कलम की शब्दों की क्षमता इस मामले में भी है कि आप कोई एक छवि देखते हैं तो वही उसी छवि में कैद हो जाते हैं, उसी छवि के दास बन जाते हैं, और अपनी कल्पना से जो छवि आप बनाएंगे, किसी हीरो की, किसी नायिका की, किसी पहाड़ की, किसी दृश्य की, उसमें आप कैद नहीं होंगे। जैसे शीशे को एक तोड़ दीजिए, 20 टुकड़े हो जाएं तो 20 में सूरज की लाइट दिखाई देने लगेगी, और 20 तरह से होगी, और एक ही शीशा है तो एक ही लाइट रहेगी। तो इस तरह से भी शब्दों की क्षमता अन्य सारे माध्यमों की क्षमता से अलग है। इसीलिए मेरा कहना है कि कहानी और उपन्यास जिसमें कथा तत्व है, कथा तत्व ही बीज है, इसी से सारी चीजें निकली हैं। सिनेमा में भी कथा तत्व की जरूरत है, गीत में भी कथा तत्व की जरूरत है। इसलिए ये जो कथा तत्व है ये बीज तत्व है, और ये बचा रहेगा। अब कुछ लोग कुछ प्रश्न कर रहे थे, कोई बात हो तो बताइए। तो हमें फिर कुछ आगे बढ़ने का, हाँ एक चीज हम और बता रहे थे, अपने पात्रों का, हमारी कुछ एकाध कहानी किसी ने पढ़ी है इसमें? आपने पढ़ा है? कौन सी? अच्छा, और अच्छा तर्पण। अच्छा, जैसे तर्पण पढ़ा है तो वो उसमें चरित्र है, क्या नाम उसका लड़की का, रजपतिया, रजपतिया, या इसमें चरित्र है विमली। या हम चाहते हैं कि अपनी कहानियों के जो चरित्र हैं, जो मुझे हूबहू दिखाई देते हैं, यद्यपि वो कल्पना है, लेकिन वो लिखते लिखते उनसे इतना तादात्म्य हो गया है कि मुझे रजपतिया का चेहरा दिखाई देता है, मुझे विमली का चेहरा दिखाई देता है। मैं चाहता हूं कि अब हर साल इन लोगों की एक जन्मतिथि तय करके और इनका जन्मदिन मनाया जाए। इस रूप में हमारे चरित्र हमारे साथ तो रहेंगे ही, और हमें भी याद रहेगा कि अब उनका जन्मदिन आने वाला है, और हमारे अपने मन में भी वो रिवाइव होते रहेंगे, और इस तरह हमारा उनका तादात्म्य दिनों दिन गाढ़ा होता रहेगा। मेरे ख्याल से कहानी के अपनी रचना प्रक्रिया पर जो मुझसे संभव था। एक चीज और है कि मैं ना तो कहीं लेक्चरर रहा हूँ, और ना कभी इस तरह बोलने के लिए कहा गया है, तो कोई एक आधार बना करके और उसी को एलेबोरेट करने की स्थिति मेरे साथ नहीं रहती है। लेकिन अगर आप बीच बीच में कुछ प्रश्न करते जाएंगे तो जितनी देर भी चाहें हम चल सकते हैं। सही है। जादुई यथार्थवाद की बात अभी चली है, तो उदय प्रकाश ने तिरिच नामक कहानी की, इसमें जादुई यथार्थवाद लिखा है। तो जादुई यथार्थवाद जो है वो फ्लैशबैक में जाना ही है कि भविष्य की भी रणनीति तय करना, किस रूप में है? जादुई यथार्थवाद भूतकाल में जाना ही नहीं है। जादुई यथार्थवाद कुछ ऐसी चीज को कहना भी है जो प्रायः देखने में संभव नहीं प्रतीत होती, जो प्रायः देखने में संभव नहीं है, ऐसी चीज भी कहा जाए तो उसको कहते हैं कि वो जादुई यथार्थवाद की स्थिति बनती है। जैसे 100 Years ऑफ सॉलिट्यूड में उनके यहाँ एक बच्चा अंत में पैदा होता है जिसके एक पूंछ है, तो ना सामान्यतः आजकल ऐसे बच्चे
जो पैदा हों जिनके पूंछ हो, प्रायः नहीं है। लेकिन कभी कभी आप देख भी लेते हैं कि किसी गांव में एक हनुमान जी पैदा हो गए, उनका मुंह बंदर की तरह है तो उनको हनुमान जी कहने लगे। किसी के यहाँ कुछ और पैदा हो गया, किसी का आंख पीछे हो गई। तो ऐसा नहीं है कि वैसा होता नहीं है, सामान्यतः नहीं होता है। जादुई यथार्थवाद वास्तव में पैदा हुआ उन देशों के साहित्य में जहाँ तानाशाही थी। दक्षिण अमेरिका के जितने भी देश हैं उधर देख लीजिए, जहाँ ये पैदा हुए, मार्केज पैदा हुए, है ना, कोलंबिया में और जगहों पर, ब्राज़ील में, तमाम सारे जो 4-6 हैं उन सब के यहाँ तानाशाही थी। आप सीधे सीधे लिख नहीं सकते।